हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ लॉ। सो आज के वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ऑल्सो सिविल प्रोसीजर कोड का लेक्चर सीरीज इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो फॉर सीपीसी यू कैन रेफर सिविल प्रोसीजर कोड लेक्चर सीरीज। लेट्स स्टार्ट। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट की जो लेक्चर सीरीज शुरू करें उसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और सेक्शन 1 के बारे में। इंट्रोडक्शन में ये जो कुछ टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं स्लाइड में, दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। इनेक्टमेंट। सो इंडियन एविडेंस एक्ट का इनेक्टमेंट कब हुआ था? सो द डेट ऑफ इनेक्टमेंट इज 15 मार्च 1872। इस दिन इंडियन एविडेंस एक्ट को असेंट मिली थी। एनफोर्समेंट। डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज 1 सितंबर 1872। सो ये इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है, इस दिन ये इफेक्ट में आया था। हु ड्राफ्टेड इंडियन एविडेंस एक्ट? सर जेम्स फिट्ज-स्टीफेंस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस है कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? सो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। फर्स्टली इट इज लेक्स फोरी, यानी कि लॉ ऑफ द फोरम और लॉ ऑफ द कोर्ट। दूसरा, ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है नेचर में। एंड थर्ड इज इट इज प्रोसीजरल इन नेचर एक्सेप्ट सेक्शन 115 विच डील्स विद द स्टॉपल पार्ट। तो वो पार्ट जो होता है जो स्टॉपल से डील कर रहा है, सेक्शन 115, वो है सब्सटेंटिव इन नेचर, बट इन जनरल द एक्ट इज प्रोसीजरल इन नेचर। नाउ moving on to preamble. So what the preamble states is the code consolidates, define and amend the law of evidence. सो ये एक्ट जो होता है वो क्या करता है? लॉ ऑफ एविडेंस कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड करता है। नाउ व्हाट कैन बी पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम हियर इज वेदर द इंडियन एविडेंस एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट। सो इसका आंसर है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जब एग्जॉस्टिव नहीं है इन नेचर, दो जो प्रोविजंस इसमें है, थिंग्स विच इट कंटेन्स, इट माइट बी कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ देम, उसके टर्म्स में वो कंप्लीट है, बट इन जनरल अगर एज अ होल देखा जाए तो इंडियन एविडेंस एग्जॉस्टिव नहीं है इन नेचर, इट इज इंक्लूसिव इन नेचर। बिकॉज जब भी इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो सेक्शंस के इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट जो है वो रेलेवेंट इंग्लिश कॉमन लॉ को रेफर कर सकता है। तो इसलिए ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इट इज एग्जॉस्टिव, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, इट इज इंक्लूसिव इन नेचर, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो कोर्ट जो है वो रेलेवेंट इंग्लिश कॉमन लॉ को रेफर कर सकता है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन। बट अगर जो इंग्लिश कॉमन लॉ है इट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उस वाले केस में जो प्रिंसिपल है इंग्लिश कॉमन लॉ का वो इंपोर्ट नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अदरवाइज फॉर इंटरप्रिटेशन द कोर्ट कैन रेफर द रेलेवेंट इंग्लिश कॉमन लॉ। there are certain important principles underlying the law of Indian Evidence Act. So कुछ तीन principles है. First is the evidence must be confined to the matters in issue. Second is the hearsay evidence must नॉट बी एडमिटेड, यानी कि हियर से एविडेंस जो होता है वो एडमिट नहीं करना चाहिए, वो नहीं एडमिट नहीं होगा। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट व्हिच विल डील लेटर ऑन, जब हम हियर से एविडेंस से जब हम समझेंगे कि हियर से एविडेंस होता क्या है। बट द सेकंड प्रिंसिपल सेज द हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड एंड थर्ड प्रिंसिपल सेज द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केसेस। सो ये बेसिक पार्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट का। इसमें से प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग, सेकंड पार्ट। सो आज के वीडियो में हम जो सेकंड पार्ट है वो उसके बारे में बात, सेकंड पार्ट जो है आज के वीडियो का वो ये है कि आज हम बात करेंगे सेक्शन 1 के बारे में। सो पार्ट 1 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। चैप्टर 1 विच इज प्रिलिमिनरी, अंडर दैट वी विल बी डीलिंग विद सेक्शन 1 विच डील्स विद शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल है क्या इस इंडियन एविडेंस एक्ट? शॉर्ट टाइटल है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इसका कमेंसमेंट कब हुआ था जो हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर रखा है, 1 सितंबर 1872 का ये कमेंस हुआ था। अब एक्सटेंट या एप्लीकेबिलिटी क्या है इस एक्ट की, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, इसका एक्सटेंट क्या है, तो उसको समझने के लिए हम दो चीजों में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो इसका एप्लीकेबिलिटी टेरिटोरियल टर्म्स में और दूसरा कोर्ट एंड प्रोसीडिंग्स के टर्म्स में। टेरिटोरियल क्या है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया बाय जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इस एक्ट से पहले ये सिर्फ ये पूरे इंडिया में लगता था, बट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था। बट नाउ विद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अभी अप्लाई होता है पूरे इंडिया में, होल ऑफ इंडिया
बाय दिस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. सो नाउ जम्मू एंड कश्मीर भी में भी ये लगता है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. और इस एक्ट की, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की एंट्री नंबर 44 इज इंपॉर्टेंट, विच इज गिवन अंडर शेड्यूल 5 टेबल नंबर 1 एंड रिलेवेंट सेक्शन नंबर 95 एंड 96. ये एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. So keep this in mind. Entry 44 under Schedule 5, Table 1 and relevant section number 95 and 96. So territorial extent क्या है कि it extends to whole of India by Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. ये अब जम्मू कश्मीर पे भी लगता है. And now it extends to whole of India. Now, second is courts and proceedings. ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इट अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन एंड बिफोर एनी कोर्ट. ये सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है. ओके, बट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होता क्या है, क्या डिफरेंस है जुडिशियल और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, वो समझना यहाँ पे जरूरी हो जाता है. तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट वो सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लगता है. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, बट सीआरपीसी के सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, विच स्टेट्स दैट द प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, वो होती हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. सो वो प्रोसीडिंग्स इनके ड्यूरिंग विच एविडेंस जो है वो ओथ पे लिया जाता है जज के सामने, तो वो होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. एंड व्हाट इज अ जुडिशियल इंक्वायरी? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बेसिकली, जुडिशियल इंक्वायरी होता क्या है? सो इंक्वायरी इज जुडिशियल जब उसका ऑब्जेक्ट जो होता है, इट इज टू डिटरमाइन अ ज्यूरल रिलेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर और बिटवीन हिम एंड द कम्युनिटी. यानी कि एक पर्सन और कम्युनिटी के बीच में, या फिर एक पर्सन और दूसरे के बीच में जब हमको ज्यूरल रिलेशन डिटरमाइन करना, तो यानी कि ज्यूरल रिलेशन बेसिक टर्म्स में क्या होता है, एक की राइट और दूसरी की लायबिलिटी जब डिटरमाइन करनी होती है, जो डिटरमाइन एक जो इंक्वायरी ये चीज डिटरमाइन करती है वो होती है जुडिशियल इंक्वायरी. सो जुडिशियल इंक्वायरी और एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी डिफरेंट होती है. जो जज करता है, जज के सामने होती है, वो होती है जुडिशियल इंक्वायरी. एज आई स्टेटेड, अ जुडिशियल इंक्वायरी टू डिटरमाइन अ ज्यूरल रिलेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर और बिटवीन हिम एंड द कमिटी. ये जज डिसाइड करेगा कि क्या राइट है, क्या लायबिलिटी है एक इंसान की. सो ये होता है ज्यूरल इंक्वायरी. ओके, जुडिशियल इंक्वायरी. सो ये जो एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है. एंड एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होता है, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 में डिफाइन किया है सीआरपीसी के. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि जुडिशियल इंक्वायरी क्या होता है. नाउ इस पे तो ये अप्लाई होता है इंडियन एविडेंस एक्ट, बट ये नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता है. नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज होती हैं, जहाँ पे कोई डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई जजमेंट नहीं देना है. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, इंक्वायरी बाय कलेक्टर, एक कलेक्टर इंक्वायरी कर रहा है, तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की हैं. इन पे जुडिशियल, इन पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है. किन पे अप्लाई होता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, जहाँ पे जज जो है वो अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करता है, वहाँ पे अपना जजमेंट देता है, तो उन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे. और फाइनली जहाँ पे ज्यूरल रिलेशन डिटरमाइन होता है, तो उन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे इंडियन एविडेंस एक्ट लगता है. अब ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन एंड बिफोर द कोर्ट, उस पे जुड़ी ये इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है. और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है वो कोर्ट मार्शल्स को भी इंक्लूड करती हैं. सो इट अप्लाइज टू द कोर्ट मार्शल, बट यहाँ पे 4 चीजें एक्सक्लूडेड हैं. वहां उन, यानी कि जो भी कोर्ट मार्शल्स कन्वीन होते हैं आर्मी एक्ट के अंदर, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंदर, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंदर एंड एयरफोर्स एक्ट के अंदर, तो इन चारों एक्ट के अंदर जो भी कोर्ट मार्शल्स कन्वीन होते हैं, उन पे इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स, but it does not apply to army, the court martials convened under in army act, naval discipline act, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट. तो ये जो सारे जो चारों एक्ट हैं, ये ना प्री इंडिपेंडेंस के एक्ट हैं. तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो वो 1872 है, 1872 का एक्ट है, जो कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे आया था. तो ये जो सारे एक्ट हैं चारों, ये प्री इंडिपेंडेंस के एक्ट हैं, और इन पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता. जो अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस के एक्ट है, उन पे इंडियन एविडेंस जो है वो अप्लाई होता है. नाउ, so till now what we have discussed is कि Indian Evidence Act का territorial extent, court and proceedings में we have discussed that Indian Evidence Act applies to all the judicial proceedings including court martials, and these 4 acts are excluded. इन चारों एक्ट के अंदर जो भी कोर्ट मार्शल्स कन्वीन होते हैं उसमें अप्लाई नहीं होता है. अगेन, इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स, arbitrators
एंड ऑल्सो ट्राइब्यूनल्स पे भी अप्लाई नहीं होता है। क्या है कि इंडियन एफिडेविट्स में क्या होता है कि शपथ पत्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो एफिडेविट्स जो होते हैं, अगर हर इंसान अपनी ओथ ले, मतलब एफिडेविट दे देगा, शपथ पत्र दे देगा कि ये जो है, दिस इज ट्रू टू माई नॉलेज, दिस इज व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट हैज नॉट बीन डन, तो हर इंसान तो फिर एफिडेविट दे देगा और वो प्रूफ बन जाना चाहिए, उसी के बेसिस पे सब कुछ हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। सो इट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स। एफिडेविट्स एक मोड ऑफ प्रूफ होते हैं, बट एफिडेविट्स पे ये अप्लाई नहीं होता है, और एल्स सब लोग एफिडेविट्स से ही सब कुछ प्रूव कर देंगे। ओके, सो इट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स एंड ऑल्सो इट डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन पे जो होता है, आर्बिट्रेटर्स पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ऑल्सो ट्राइब्यूनल्स पे भी, जो ट्राइब्यूनल्स की प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं बिफोर ट्राइब्यूनल्स, उन पे भी अप्लाई नहीं होता है। प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर्स, उन पे भी अप्लाई नहीं होता है। एंड एफिडेविट्स विच आर प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, उन पे भी अप्लाई नहीं होता है। नाउ what we have discussed till now is applies, it extends to whole of India by Jammu and Kashmir Reorganization Act, and it applies to all the judicial proceedings including court martials, but the four acts as I have discussed, उस पे ये apply नहीं होता है, and it does not apply to affidavits, arbitrators and tribunals as well. So this is all for today. Thank you guys.